हमारे पास बहुत सा डेजर्ट एरिया मौजूद है, बहुत से सहरा हमारे पास मौजूद हैं पंजाब में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी और भी बहुत से इलाकों में। सो हमारे तकरीबन हर प्रोविंस में हमारे पास सहराई इलाके मौजूद हैं। आज पर्टिकुलरली बात करेंगे कि कौन से ममालिक हैं जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और अपनी जो सस्टेनेबल क्रॉप्स हैं वो किस तरह से लेके आ रहे हैं। एक्सपी ब्लू जोन के साथ शेबा गिल हमेशा आपके साथ मौजूद होती हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज़ ये हमारे लिए हमेशा इंकरेजमेंट होती है और हमें खुशी होती है ये देख के कि कितने लोग हैं जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हैं। बिकॉज क्लाइमेट और एनवायरनमेंट हम सब का एक इशू है और ये सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं, एक ग्लोबल इशू है जिस पे अभी COP30 में भी 120 बिलियन US डॉलर्स जो हैं उसका बजट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है वल्नरेबल कंट्रीज़ में। और पाकिस्तान टॉप 20 में आता है, इनफैक्ट टॉप 5 में आता है अगर आप ग्लेशियल हेल्थ को देख लें। बट उसके साथ साथ जी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अफ्रीका और एशिया के और कुछ यूरोप के भी ममालिक ऐसे हैं जो कि बर्फानी इलाके होने की वजह से बहुत वल्नरेबल लोकेशंस माने जाते हैं। सो इट्स गुड न्यूज़। आई होप कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी की जाए जो COP30 में डिसाइड किया गया ब्राज़ील के अंदर कि किस तरह से जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और वल्नरेबल कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में है जिसका अपना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस होते हुए हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री इतनी मौजूद नहीं है, हमारा बेसिक पॉल्यूशन जो होता है 70 to 80% वो हमारे बैड फ्यूल की वजह से, हमारे फॉसिल फ्यूल के यूज़ और लो क्वालिटी हमारे जितने भी एयर पोल्यूशन है उसका बाइस जो है वो हमारे ट्रैफिक्स बनते हैं, हमारी लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है वो बनते हैं। बट इस दफा क्योंकि 100 बिलियन का जो बजट है वो अनाउंस किया गया है बहुत से वल्नरेबल कंट्रीज के लिए जिसमें पाकिस्तान भी एक आता है। सो वी डू होप दैट पॉजिटिव और प्रोस्पेक्टिव मेजर्स जो है उनको अडॉप्ट किया जाएगा और हमारी हुकूमत जो है उनको जितने भी फंड एलोकेट होंगे इस बारे में वो पाकिस्तान के एमिशंस को कम करने में अपना पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करेंगे। डेजर्ट्स जो हैं सहराई इलाके जो होते हैं उसको चाइना और दूसरे एशियन ममालिक जो हैं वो किस तरह से बेसिकली एड्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा और अभी आप देख भी रहे हैं। वो बेसिकली कहलाया जाता है एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट, जिसमें वो बेसिकली ग्रीन कर रहे हैं अपने सहराओं को ग्रीन करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रेमेडी शेयर की, बट यहाँ पे हैबिटेट को इन्वॉल्व किया गया है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बहुत प्रमोट किया गया है बिकॉज हर मुल्क अपने तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करता है। जो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी चाइना अपनाए हुए है अपने सहराओं को ग्रीन करने के लिए। वो बेसिकली जी हर साल 10,500 किलोमीटर के सहरा के एरिया को ग्रीन कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने बेसिक चीज़ ये की है कि 1.2 मिलियन ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब रैबिट्स उनको अपनी ज़मीनों पे छोड़ देते हैं। रैबिट्स जैसा कि आप सबको और हमें इल्म है कि रैबिट्स जो हैं वो होल्स बनाते हैं ज़मीन के अंदर। सो जब आप लोगों में से किसी ने भी अगर उसको पेट्स के तौर पे भी रखा हो अपने फार्म्स पे, घरों पे, व्हाटएवर, तो हम देखते हैं कि वो बेसिकली ज़ेरे ज़मीन एक लंबा सा रास्ता बना देते हैं और आपकी ज़मीन को एक्चुअली रास्ता देते हैं और उसको डिग करते हैं। सो चाइना ने इसको एक पॉजिटिव अप्रोच से इस तरह से यूज़ किया कि उन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा रैबिट्स अपने 10,000 के एरिया में हर साल जो है छोड़ देते हैं। उसमें बेनिफिट ये हो रहा है कि उनको मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बल्कि जो काम मैं आप या मशीन्स ने करना है वो रैबिट्स से ले रहे हैं और रैबिट्स क्या करते हैं कि उनकी ज़मीन को डिग करके उसमें होल बना रहे हैं और जिससे चाइना उसको पॉजिटिवली इस तरह से यूज़ करते हैं कि अपने रैबिट्स को जो उनका फीड है वो वहाँ पे लगा देते हैं। सो उसमें थोड़े बहुत पौधे और बाकी चीज़ें उगती हैं जिसको रैबिट अपने फूड के तौर पे खा लेते हैं और फिर उसके जो रेजिड्यूज बचते हैं वो बेसिकली आपकी ज़मीन को फर्टाइल कर रहे होते हैं। जो खाना, जो अनाज बचता है वो आपकी ज़मीन को फर्टिलाइज कर रहा होता है, खुश्क ज़मीन को। हम बंजर ज़मीनों की सहराओं की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैबिट्स है जिसको बोलते हैं रेक्स रैबिट्स। सो वो बेसिकली रेक्स रैबिट्स जो हैं उनको छोड़ते हैं और उससे उनकी ज़मीन जो है वो सारी डिग करके तो आपकी ज़मीन आपके खरगोश आपको तैयार करके दे देते हैं और 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर का एरिया हर साल चाइना ऐड कर रहा है जिसमें उन्होंने अपनी वर्क फोर्स
रैबिट्स को बनाया हुआ है। सो वो बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट जा रहा है, जब हर साल वो जगह डिग डाउन हो जाती है खरगोशों के थ्रू, फिर वो उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं और उस हिस्से पे ग्रीनिंग प्रोजेक्ट लगा देते हैं, और उसी तरह से अगले 10,000 को फिर 1 मिलियन या 1.2 मिलियन रैबिट्स छोड़ के दोबारा से। सो ये इट्स वेरी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीनिंग द प्रोजेक्ट विदाउट यूजिंग एनी मशीनरी और मैन पावर। दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी सस्टेनेबल फार्मिंग की। हम सबको पता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है उसके बहुत से प्रोजेक्ट्स है दुनिया में, बहुत से लगाए जाते हैं। हम एग्रीगेरियन कंट्री होते हुए भी, एग्रीगेरियन के बावजूद भी हम लोग बेसिकली ये नहीं कर पाते कि हम उसके सस्टेनेबल ऑप्शंस की तरफ चले जाएं। हम अनफॉर्चुनेटली ज़रात का बैकग्राउंड रखते हुए और ज़रात का कंट्री होते हुए भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की तरफ जाते हैं, जबकि दुनिया जो है वो ये कर रही है कि वो उसमें सस्टेनेबल ऑप्शंस लेके आती हैं। हमारी 2 मेन क्रॉप्स होती हैं, इनफैक्ट 3, कपास, मेज, चावल, गंदम, राइट। सो जब राइस व्हीट को दुनिया में कैसे यूज किया जाता है, राइस जो है वो एक ऐसी व्हीट है जो सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रही होती है। सो वाटर कंजम्पशन राइस व्हीट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे एक मैं पर्टिकुलर प्रोग्राम करूँगी कि राइस व्हीट की वाटर कंजम्पशन क्या है और हमारे पाकिस्तान में उसका वाटर यूजेज जो है वो कितना ज़्यादा है। सो बेसिकली ये होता है कि राइस फॉर्म्स जितने भी इसकी खास मिसालें हैं, वियतनाम इसको अडॉप्ट किए हुए है और चाइना अगेन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में बहुत आगे जा रहा होता है, तो इसलिए चाइना ने भी इसको अडॉप्ट किया हुआ है कि इंटीग्रेटेड राइस एंड फिश फार्मिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब राइस की फसल लगी होती है तो उसमें लोडेड वाटर होता है, मतलब बड़े हाई अमाउंट के अंदर पानी छोड़ा जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि अलग से फिश फार्म्स भी बनाए होते हैं और उसके साथ साथ राइस की, तो हम डबल वाटर कंजम्पशन कर रहे होते हैं। वो बेसिकली 1 वाटर कंजम्पशन से डबल बेनिफिट ले रहे होते हैं। डबल बेनिफिट इस तरह लेते हैं कि जब अपनी वो राइस की क्रॉप लगा रहे होते हैं तो राइस की क्रॉप के अंदर वो अपनी फिश छोड़ देते हैं, राइट। सो फिश जो है उसी पानी में फ्लोट करके वो भी ब्रीड हो रही होती है। राइस के जो रूट्स और बाकी चीजें बचती हैं, फिश है उसका फूड बन जाता है और फिश का एक्सक्रीट जो है वो बेसिकली राइस का फर्टिलाइजर बन जाता है। सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस। आई गेस पाकिस्तान मस्ट डू अडॉप्ट दिस थिंग एज वेल। उसमें रीजन ये है कि आप डबल प्रॉफिट ले रहे हैं, उसी टाइम में आपकी वो 4 to 6 मंथ्स के अंदर आपकी जो राइस की क्रॉप है वो भी तैयार हो जाती है और आपकी फिश भी तैयार हो जाती है उसी पानी के अंदर, बिकॉज दोनों को पानी की ज़रूरत है। तो दोनों को अलग अलग से पानी यूज करने के लिए वो कंबाइंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें उनको फर्टिलाइजर आपकी चावल की फसल के लिए यूज नहीं करना पड़ता। वो बेसिकली करते ये हैं कि वो नेचुरल तरीके से अगेन ये बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट कर रहा है कि फिश को भी नेचुरल फूड मिल रहा होता है एंड वाटर मिल रहा होता है, जबकि राइस जो है उसको नेचुरल फर्टिलाइजर मिल रहा होता है एंड नेचुरल फर्टिलाइजर के साथ साथ जो दूसरी चीज़ मिल रही होती है वो बेसिकली इनको मिल रही होती है कि वो कर रहे होते हैं अपनी नेचुरल फर्टिलाइजर जो है उससे ब्रीड कर रहे होते हैं। लास्ट पे यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी कि चाइना ने डक फार्मर्स जो है वो भी बनाया है। चाइना बड़े रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट करते हैं इसके लिए कि वो बेसिकली फर्स्ट हमने आपको बताया कि रैबिट्स के थ्रू अपने डेजर्ट्स को ग्रीन कर रहे हैं। दूसरी जगह पे वो ये भी करते हैं कि उन्होंने डक आर्मी से भी शुरू किया कि जब डक की ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उन्होंने डक्स को भी इसी चीज़ के लिए फर्टिलाइजर के लिए यूज़ किया। वो अपने फार्म्स के अंदर एक्स्ट्रा बुशेस और श्रब्स जो लगती हैं उनको ख़त्म करने के लिए बेसिकली बहुत सी डक्स जो है वो अपने फार्म्स में छोड़ देते हैं। जब फार्म्स में डक्स छोड़ते हैं तो वो बेसिकली डक आर्मी उनको सपोर्ट इस तरह से करती है कि वहीं से वो एक्स्ट्रा जितने भी बुशेस वगैरह होते हैं उनको खा लेते हैं और खैर वो कंट्रोल्ड फार्मिंग होती है और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उनको ले आते हैं और वो वहीं पे एक्सक्रीट करते हैं जो कि फर्टिलाइज कर रहा होता है आपके हर किस्म के फसल को। और फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब आपके नेचुरल फर्टिलाइजेशन चल रही है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन फार्मिंग वो चल रही होती हैं। और तीसरा ये करते हैं कि बेसिकली डक्स को जब वो बड़े हो जाते हैं 6 मंथ्स एंड ईयर के अंदर उनके एग्स जो हैं वो भी उनकी मार्केट में अच्छे सेल हो रहे होते हैं, उनको अलग से अपनी डक के लिए फीड रिक्वायर्ड नहीं होती। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि डक का मीट भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो जब वो अपनी मेच्योर एज में आ जाते हैं
तो वो उनको मार्केट में सेल करते हैं। और ये ढाका आर्मी फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है ये भी इनके रेवोल्यूशनाइजिंग प्रैक्टिसेस हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। सो आपके साथ मज़ीद इंटरेस्टिंग और ये इंटरेस्टिंग के साथ थोड़ी सी क्यूट भी लगता है जब आप इस तरह की फार्मिंग देखते हैं। सो आई गेस वी नीड टू अडॉप्ट दीज थिंग्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।